हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए ये अर्धवार्षिक परीक्षा आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपके लिए ये आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 क्लास 6 का साइंस का पेपर सोल्व किया था। तो अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये आज मैं आपके लिए मैथ का पेपर लेकर के आ रखा हूँ और बहुत कम समय में ये पूरा पेपर एक्सप्लेन करूंगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना और ये आने वाले आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ध्यान से समझना, और जिसको मैथ नहीं आती है इस तरीके से समझाऊंगा कि उनको भी ये अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे चारों ओर पैटर्न दिखाई देते हैं। तो पैटर्न का मतलब ये हुआ कि विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती हैं उनकी बात कर रहा है। फर्स्ट है आपका प्रकृति में, घर और विद्यालयों में, और यह आपका सूरज चांद और तारों में, उपरोक्त सभी में। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है पैटर्न तो प्रकृति में भी हमको अलग अलग प्रकार के दिखते हैं। कहीं पे अलग नजारे दिखते हैं, कहीं पे हमको पर्वत पहाड़ नदियां उनमें भी अलग अलग प्रतिरूप दिखते हैं हमको। उसके बाद घर और विद्यालयों में आपको पता है प्यारे बच्चों, घर भी विभिन्न प्रकार की आकृति के बने होते हैं और विद्यालय भी विभिन्न प्रकार की आकृति के बने होते हैं। आप सूरज चांद और तारों में आपको पता है, जब मैंने आपको एक क्लास ली थी आपकी ज्योग्राफी की, तो उसके अंतर्गत बताया था कि एक तारा मंडल के बारे में विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं। तो होता तो ऐसा आसमान में भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा प्रकृति में भी, घर और विद्यालयों में भी, सूरज चांद और तारों में भी। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी में पैटर्न दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका 2 4 6 8 10 पैटर्न है। आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? आपके लिए प्यारे बच्चों मैंने एक क्लास ली थी जिसका नेम था नंबर सिस्टम। उस नंबर के सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको ये सब बताया था कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य, एवन ओड सब बताया था मैंने आपको। तो उसी के अंतर्गत आपको याद होगा कि 2 4 6 8 10 मतलब ये सब क्या है? ये सम संख्याएं, मतलब वो संख्याएं जो 2 से स्टार्ट होती है। मतलब 2 के टेबल में जितनी संख्याएं आती हैं वो सब सम संख्याएं कहलाती हैं। आशा करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग यह आपका एक रेखाखंड के कितने अंत्य बिंदु होते हैं? प्यारे बच्चों, रेखाखंड क्या होता है? देखिए, एक बिंदु से कोई भी ले लीजिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहा जाता है। तो आपको पता है कितने अंत्य बिंदु होते हैं? बस 2 ही तो होते हैं। तो इसका मतलब ये 2 आंसर आएगा, मतलब 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को रेखाखंड कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति दर्शाती है। देखिए प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है रेखा, सेकंड है रेखाखंड, तीसरे किरण, फोर्थ है बिंदु। प्यारे बच्चों अच्छे से समझना, आप इसको ऑप्शन को देखोगे तो कंफ्यूज जाओगे। देखिए, मैंने अभी आपको रेखाखंड बताया। रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी रेखा का एक खंड है एक। उसके बाद आपका फर्स्ट वाला क्या था? रेखा। रेखा क्या होती है? आप कोई भी रेखा को खींचिए और वो अगर सीधे चल रही है तो उसको तो रेखा कहा जाता है। और जब किसी एक बिंदु से निकल करके कोई रेखा सीधे चलती है और आगे भी चलती रहती है, ये देखो साइन देख रहे हो, तो उसको किरण कहा जाता है। और बिंदु क्या होता है? कोई भी बिंदु जो फिक्स होता है, पॉइंट होता है, तो उसको पॉइंट या बिंदु कहा जाता है। ठीक है, एक ही जगह कोई भी पॉइंट उसको बिंदु कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? किरण कहेंगे, क्योंकि किरण का क्या होता है? किसी भी एक सोर्स से दूसरी ओर जा रही होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कापरेकर की 4 अंकीय जादुई संख्या। ये कापरेकर की 4 अंकीय जादुई संख्या क्या है? इसके बारे में प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा। वैसे इसकी जादुई संख्या 6174 है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो ये आपको बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ये संख्याएं फिर कुछ इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं, फिर घटाते हैं और बड़ी प्रोसेस चलती है, तो अंत में यही संख्या निकल करके आती है। तो ये मैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप मुझको कमेंट कर दीजिएगा, इसके बारे में आपको अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, सेकंड है आपका निम्न में से कौन सी संख्या पॉलीड्रोमिक है? पॉलीड्रोमिक का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर कोई संख्या आपके पास है, आप उसको आगे से पढ़िए कि पीछे से पढ़िए, वो पढ़ने पर सेम नजर आती है, तो उसको पॉलीड्रोमिक संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 575 है, तो आप अगर इसको आगे से पढ़ते हैं तो 575 मतलब 575 पढ़ेंगे, और पीछे से पढ़िए तब भी 575 पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर मतलब यही है, और किसी में ऐसा है नहीं है। तो मतलब ऐसी संख्याएं जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर एक समान सी दिखती हैं, उनको पॉलीड्रोमिक संख्या कहा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों को एकत्रित करने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रबंधन। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? प्रबंधन, मैनेजमेंट कहलाता है। क्योंकि आंकड़ों को आप इकट्ठा करते हो, एकत्रित करते हो, फिर उनको एक व्यवस्थित रूप में रखते हो, तो उसको मैनेजमेंट कहा जाता है, मतलब प्रबंधन। ठीक है। विश्लेषण का मतलब ये होता है आप किस चीज के बारे में कितना उसको बता दो, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। और प्रबंधन आपको मैंने बता दिया कि कैसे व्यवस्थित करके रखते हैं, एकत्रित करके। प्रस्तुतिकरण का आपको किसी के समक्ष आप चीजों को रख दो। व्याख्या का मतलब है कोई भी चीज है तो उसके बारे में आप जितना एक्सप्लेन करते हो, जितने जानकारी देते हो, वो व्याख्या के अंतर्गत, एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या है? आप जानते होंगे कि अभाज्य ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करती है। तो ऐसे में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आती है 2। ठीक, इसको समअभाज्य संख्या भी कहा जाता है। सम अभाज्य संख्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है 2 एक सम संख्या भी होती है, और अभाज्य संख्या है ही क्योंकि ये अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बार ग्राफ में सभी डंडियों की चौड़ाई होती है। आपको पता है बार ग्राफ जो होता है, चौड़ाई का मतलब आपको पता होगा कि ऐसा जब आप बनाते हो बार ग्राफ, ये इस तरीके से, तो आपको पता है ये बार ग्राफ आप ऐसा कोई भी आकृति बनाइए, इधर को बनाइए बड़ी करके, तो आपको पता है इनकी जो चौड़ाई होती है वो एक समान होती है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? समान होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट, ये आपको अब अच्छे से पूरा पेपर दिखेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ इसको मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। अब आप बताइए मुझको कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? प्यारे बच्चों, विभाज्य का मतलब होता है कि कोई किसी चीज से डिवाइड हो जाती है ना, उसको विभाज्य कहते हैं। अब ये बताइए इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी? 2 से विभाजित का नियम ये होता है जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या आती हैं, वो संख्या 2 से कट जाती है। ये है आपका 2 से विभाजित का नियम। तो आपको पता है कि इनके लास्ट में 2, 4, 6 किसके आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना, इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ध्यान रखना 2 से कौन सी संख्या कटती है, देखना कोई भी अगर कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 ऐसे ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो संख्या 2 से कटेगी ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है। परिमाप का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों पेरीमीटर, परिमाप। ये देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिमाप। परि का मतलब होता है चारों ओर, माप मतलब नापना, मतलब चारों ओर से नापना परिमाप कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज कैसा होता है, इस आकृति में होता है ऐसे। और आपको पता है अगर इसको चारों तरफ से आप मापोगे तो क्या होता है? तो परिमाप मतलब इसको भी मापोगे, इसको भी मापोगे, इसको भी मापोगे, तो मतलब तीनों भुजाओं का योग। इसका आंसर क्या आएगा? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहना। अभी जो आपके एग्जाम होंगे 2026 वाले, तो इसमें 100% इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी तो ये आपके 2025 के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको जो आपके एग्जाम हुए थे 2025 वाले एनुअल एग्जाम, उसका एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। देखना उसी में से कितने एग्जाम में आपके एग्जाम में आते हुए दिखाऊंगा। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ भी रहे होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप है। देखिए वर्ग क्या होता है? ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान है उसे वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। आपको पता है ये मैंने कोई आकृति बनाई, इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये सब बराबर होती हैं, और ये अंदर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखना। तो आपको पता है 4 सेंटीमीटर की भुजा है, तो इसका मतलब जब चारों भुजाएं समान है तो ये भी 4 की होगी, ये भी 4 की होगी, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, तो कह रहा इसका परिमाप। अभी मैंने बताया परि का मतलब चारों ओर की माप। तो आपको पता है 4 को 4 बार जोड़ोगे मतलब इसका परिमाप का फॉर्मूला था 4a। 4 यह है और a का मतलब इस साइड 4 4 जा 16। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इन चारों भुजाओं को जोड़ दो तो 4 4 जा 16, 4 को 16, तो इसका परिमाप क्या आया? 16 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आया आपका, ये आपका 16 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5, 10, 15, 20 इसी क्रम में अगली संख्या क्या होगी? अब प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है ये समांतर श्रेणी बननी है। समांतर श्रेणी का मतलब इसमें समान अंतर आ रहा है। 5 में 5 जोड़ोगे 10 आएगा, तो और फिर 10 में 10 में 5 जोड़िए आप 15, और फिर 15 में 5 20। अब 20 में 5 ऐड करो तो यहाँ आएगा 25।
ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटी दूरी को कहते हैं, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है? रेखाखंड कहा जाता है। प्यारे बच्चे, तीसरी बार मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं। अभी मैंने पीछे भी कराया था, फिर उसके पश्चात आया, अब ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंडों एक एक कहलाती है, क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या। आपको पता है दो गुणनखंड कौन से? अगर मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, जैसे आप दो को लीजिए तो दो किस किस से कटेगा? एक तो एक से कटेगा और एक दो से कटेगा, तो इसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। या पांच को ले लीजिए, पांच पांच से ही कटेगा या पांच एक से कटेगा, तो इसका मतलब इसके सिर्फ दो ही गुणनखंड आएंगे, इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, उसके पश्चात क्या कह रहा है? ये यहाँ पे आपको संख्या दी है 7432, फिर 2347, इसको माइनस करना है। तो 2 में से 7 माइनस जाएगा नहीं, यहाँ से आप कैरी लेंगे एक, सॉरी यहाँ से बोरो लेंगे, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस कीजिए 5 आ जाएगा। मतलब 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 आएगा। यहाँ पे एक कम हो गया था, यहाँ कितना बचा आपका? 2। तो यहाँ से फिर से आप एक बोरो लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे 4, तो 8 आया। उसके पचास यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर 7 में से 2 माइनस कीजिए, यहाँ 5 आया, तो 5085 ये इसका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए। पैटर्न केवल संख्याओं में ही पाया जाता है? तो अभी प्यारे बच्चों मैंने बताया नहीं, ऐसा नहीं होता है, पैटर्न संख्याओं में पाया जाता है। आपको पता है जिस प्रकार से आप संख्या अलग अलग बनी होती है या अलग अलग प्रकार से आप पैटर्न बना सकते हैं, ऐसा विभिन्न आकृति में भी आपको पैटर्न होता है। ये पैटर्न का क्वेश्चन अभी आपसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका मतलब होगा ये फॉल्स है, गलत है। ठीक है, उसके बाद 180 का कोण समकोण कहलाता है? तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, 180 के कोण को बोलते हैं प्यारे बच्चों ऋजु कोण बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। ध्यान रखना, आगे काम आएगा एग्जाम में। 180 के कोण को ऋजु कोण कहा जाता है। और जो समकोण होता है, समकोण कहते हैं ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण कहा जाता है। ये ऐसा बनता है, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, ठीक है, उसको समकोण कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सीधी खड़ी आकृति को ऐसा बनता है, ये समकोण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 66 575 और 111। तो ये क्या है? ये सभी पॉलीडेमिक संख्याएं हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल राइट, ये सभी पॉलीडेमिक संख्याएं हैं। और इसका मैंने आंसर बता दिया था आपको, 180 का कोण समकोण कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा गलत। 180 का कोण ऋजुकोण कहलाता है और 90 डिग्री कोण को समकोण कहा जाता है। ठीक, राइट एंगल। अब ये आपका 6655 मैंने अभी आपको बताया था पॉलीडेमिक संख्याएं क्या होती हैं, जिनको आगे और पीछे से पढ़ने पर वो समान दिखाई देते हैं, उनको पॉलीडेमिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, सेकंड आपका दो विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है, तो इसका आंसर है हाँ। आपको पता है दो विषम संख्या ले लीजिए, आपने मेरा नंबर सिस्टम वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने पूरा बता रखा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। विषम संख्या ऐसी होती है जो जैसे 1, अब 1 के बाद 3 आएगा, एक एक संख्या छोड़ के चलेंगे, 3 के बाद फिर 4 आता है, उसको छोड़ दीजिए 5 आएगा, 5 के बाद 6 के छोड़िए फिर 7 आएगा। ये सब संख्याएं होती हैं विषम संख्याएं। अब आप 3 और 1 को लीजिए, देखिए इनको जोड़ के 4 आया, तो इसका मतलब 4 के गुणा में आएगा। फिर या इन दो को ले लीजिए, 5 और 3, ये 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 4 का गुणज है। आप 7 और 5 को ले लीजिए, इसका मतलब 12 है, तो इसका मतलब ये 4 के गुणज है, मतलब इनसे डिवाइड 4 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा राइट, ये सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न कोणों को मापियो, प्रत्येक डिग्री का माप लीजिए। ये प्यारे बच्चों आपके पास प्रोटेक्टर होगा, जिसको चांदा बोलते हैं। उस चांदे को इसके जो बिल्कुल बीच वाली लाइन होती है उसके बीच में रखना, और अगर उसको यहाँ पे रखोगे और जो सीधी लाइन है वो उसमें जाएगी, वो इधर को और ये इधर को जाती है, तो उससे पता लगाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं, देखिए मेरे पास प्रोटेक्टर है और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसके जस्ट इस पॉइंट पर। ठीक है, देखिए मैंने इस पॉइंट पे रखा, और आप इस पॉइंट पे जब ये जा रहा तो आपको कुछ लग रहा होगा, देखो ये देखिए ये लाइन एक ये 40 डिग्री की गई, और ये कहाँ पे आ रहा है, देखिए 40 और ये आपका 50 के बीच में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, तो मतलब ये कितने का डिग्री का होगा, सॉरी ये इसको मैं नीचे कर देता हूं, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। ठीक, अब आ रहा होगा आपको समझ में। ठीक है, ये थोड़ा सा तो ये आपको पता है ये कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का। ये देखो यहाँ से जा रहा है 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ऐसे आपने इसको भी मापना है। आपने क्या करना है, इस चांदे के ठीक मिडिल पॉइंट को आप यहाँ पे बीच में रखेंगे, जहाँ पे इसमें जॉइंट है, और इसमें बीच में रखने के पश्चात आप इसको मापेंगे,
और लाइन वाइज लाइन आना चाहिए। अब देखो ये कितने का जा रहा है, 130 का जा रहा है, 130 डिग्री का जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, इधर को लाइन जा रही है और जस्ट इसके ऊपर आ रही है ये, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। तो ये कितने का आ रहा है, 130 130 डिग्री का आ रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, 130 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। दी गई सारणी में महाकोष्ठक को रंगीन कीजिए। महाकोष्ठक का मतलब ऐसा होता है, ऐसी संख्याएं होती हैं जो 4 अंकों की होती हैं, उनको महाकोष्ठक कहा जाता है। देखिए ये 4 अंकों की 6 8 2 8, फिर यहाँ पे मतलब ये संख्याएं हो गई और ये हो गई और ये हो गई, ये 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 सब महाकोष्ठक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन आगे मैं बहुत जल्दी आपको सोल्व करा रहा हूँ, और कभी आपको मैथ पढ़नी हो तो मुझको बताइएगा, मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा और प्रयास करूंगा आपके लिए लाने का। ये आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ये ठीक, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये आपको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको इसमें बता रहा है कि फर्स्ट आपका 64 और 263 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे गुणनखंड जिनको और विभाजित ना किया जा सके। जैसे मान लीजिए आपको मैं इसी को सोल्व करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास 64 है, तो 64 को आप इसके फैक्टर कीजिए। फैक्टर कैसे करोगे 64 के, ये 64 है, इसके आप फैक्टर करोगे तो आपको पता है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, या फिर इसको और डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आप इसको और डिवाइड करोगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। देखिए ये इसके जितने भी आए हैं ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं। ठीक है, और 263 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 263। अब आप इसको अभाज्य गुणनखंड इसके करना है, 63 है ना, इसके आपको क्या लगता है इसके फैक्टर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका 2 और 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा ये 2 2 2 ये जितने भी हैं ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इनको और विभाजित नहीं किया जा सकता। और 263 के 2 और 1 के अलावा और कोई भी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि 25 ये 25 मीटर लंबे आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो बाग की चौड़ाई क्या होगी? आपको पता है आयताकार का मतलब क्या होगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। आपको पता है इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये है कि 25 मीटर लंबा है, तो इसका मतलब ये 25 मीटर लंबा हो गया, इसकी लेंथ आ गई, और इसकी चौड़ाई हमको पता नहीं है, और इसका क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लेंथ इनटू विड्थ। ये इसका क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल इसने कितना दिया, 300 वर्ग मीटर, 300। तो आपको पता है प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया इसने लेंथ 25 दी है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा 25 रख देंगे इंटू बी इक्वल टू 300, और 25 से आप 300 को काटोगे तो आपको बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आपको पता है 25 कम 25 और 25 दूनी 50, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर ये आया, कितना आया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 25 कम 25, 25 दूनी 50, सॉरी 12 सेंटीमीटर। हाँ प्यारे बच्चों, यह है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2, 2 बार 3 और एक बार 11 हो तो वह संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार 2, एक बार 2, 2 बार 3 और एक बार 11 हो। प्यारे बच्चों कोई भी संख्या है, वो कह रहा है कि एक बार 2 है और 2 बार 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार। फिर क्या कह रहा है, एक बार 11 है, एक बार 11। ठीक, तो वो कह रहा है कि वह संख्या क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टर क्या होता है, हम कोई भी संख्या होती है तो उसी को तो हम डिवाइड करते जाते हैं, मतलब उसी को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं। तो इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 6 3 18, और आपको पता है 18 की मल्टीप्लाई आप जब 11 में करोगे तो कितना आएगा, आप 18 की मल्टीप्लाई 11 में कीजिए, तो 11 88 कैरी 8 और 11 कम 11 8 9 198 इसे आपका आंसर आया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
चांदे की सहायता से निम्न डिग्री के कोण मापिए। प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेनी है आपको चांदे की। तो आपको पता है 110 और 75। अभी मैंने प्यारे बच्चों चांदे के उससे बताया कि चांदे को रखेंगे, उसके पॉइंट से जहाँ पे 75 है 75 लगाएंगे और एक लाइन सीधी खींचेंगे, एक वहां पर मिला देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकृति, ये है संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। अब आपको पता है 5 बिंदु हैं, तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, जहां जहां भी आपके बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ये ई है, ये डी है, ये पांचों के 5 पॉइंट है आपके। तो 5 बिंदु आपको पता चल गए होंगे जहां जहां ये पॉइंट है। फिर कह रहा है एक रेखा है, रेखा तो आप कोई भी ले लीजिए, यहाँ से ओ और सी, या सी, ये पूरी सी आगे को रेखा है, ये एक आपको ओ और एफ, ये आप इसका एक रेखा मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक ही साइड को जा रही है। ठीक है, उसके बाद 4 किरणें, एक किरण ये गई आपकी, एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, और एक किरण को आप इधर को भी ले सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, या आप ऐसा करके इसको पूरा लेकर के इसको आधा भी ले सकते हैं यहाँ से कि एक किरण ये जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 4 किरणें, आपको एक रेखा भी पता चल गई, 4 किरणें भी पता चल गई, 5 रेखाखंड। आप ओ से लेके बी तक एक रेखाखंड हो गया, क्योंकि आपको पता है रेखाखंड 2 बिंदुओं को मिलाता है। और ओ से लेके ई तक हो गया, फिर ई से लेके डी तक हो गया, और ओ से लेके सी तक हो गया। ये आप इन रेखाखंड को ले सकते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि स्मृति द्वारा 8 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। स्मृति द्वारा 8 रन बनाए गए हैं। देखिए, ये आपका स्मृति ने रन बनाए हैं, मैच बनाए हैं, तो इसको दंड आलेख में बनाना। आपको पता है प्यारे बच्चों, ये ऐसे एक्स एक्स होता है, यहाँ वाई एक्स होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा करना कि यहाँ पे आप मैच को दिखा सकते हो, और यहाँ पर रनों को दिखा सकते हो। तो उसके माध्यम से जैसे यहाँ रन आ जाएंगे और यहाँ मैच आ जाएंगे। आपको पता है अगर एक मैच है और उसमें 80 रन बने हैं, और आप यहाँ पे इनको कैसे 10-10 करके डिवाइड कर सकते हो, या 20-20 का आलेख बना सकते हो, 20, 40, 60 और फिर 80। ठीक है, और यहाँ पे आ सकता है आपका 100। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 60 और यहाँ 80, और फिर यहाँ पे 100 करके दिखा सकते हैं। तो आपको पता है मैच एक में, अब ये यहाँ पे आप ऐसे दिखाओगे 1, 2, 3, 4 ऐसा करके इसको डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए मैच एक है आपका, तो आपको पता है एक में कितने रन बने हैं, तो 60 से ऊपर को ये आपका क्या 80 है, 80 बना है। तो आप इसको करके ऐसे दिखा दोगे, ये इसको 80 से मिला दोगे। ठीक, फिर उसके पश्चात आपका क्या बता रहे हैं, ये मैच 2 में, आपको पता है यहाँ पे 2 लिखोगे, तो 2 में आप ऐसे मिलाओगे, मैच 2 में कितने रन बने 50, तो आपको पता है 40 और 60 के बीच में 50 ही आएगा, तो इसको आप इसको ऐसा करके ऐसा ले सकते हैं। और ऐसे आपके अन्य जितने भी केरा हुआ उसको इतने के बीच में संख्याओं में रख करके जोड़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 4, 5, 8 और 10 से विभाज्य है। देखो प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं। ये आपको पता है कि 2 के, अभी मैंने आपको बताया कि 2 से कौन सी संख्या कटते हैं, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कटेगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये सब संख्या 2 से तो कटेंगी। अब 4 से कौन सी कटेंगी, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं वो संख्या 4 से कट जाती है। तो आपको पता है 4 से इसको 72 में डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 3 बचाओ, 4 8 32 का मतलब ये भी 4 से कट जाएगी। फिर इसमें आप काट के देख लीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर ऐसे करके आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और 5 का क्या है, 5 से कौन सी संख्या करते हैं, जिनके अंत में 0 और 5 आएगा वो 5 से कटेंगी। 8 से जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे वो 8 से डिवाइड होंगी। और 10 से जिन संख्याओं के अंत में 0 आता है वो 10 से डिवाइड होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट आपका पीछे का आपके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, 15, 16, 17, 18 और 19। बस इनको देख लीजिए आप थोड़ा सा। हाँ, तो ये आपका प्यारे बच्चों, ये आपका 15 क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है, 2 भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आप प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। परिमाप का मतलब मैंने आपको बताया था कि तीनों भुजाओं की माप को परिमाप कहा जाता है। तो ये आपकी 20 सेंटीमीटर हो मान लीजिए, इसको 14 सेंटीमीटर मान लीजिए, उसको 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि जब आपको पता है परिमाप तीनों भुजाओं का माप उसने कितना देखा 55। अब आप इन सबको जोड़ोगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर 20 + 14 + x इक्वल टू कितना आएगा 55। अब आप इन दोनों को जोड़िए,
20 और 14, ये 20 और 14 को मिलाकर कितना हो गया, 34 हो गया। तो 34 प्लस एक्स बराबर 55, और आप एक्स बराबर ये आपको ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा बराबर के, तो 55 माइनस 34, तो आपका कितना आया, एक्स बराबर आपका कितना बचेगा, ये 11 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी 21 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 21, मतलब ये वाली वो भुजा 21 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न दंड आलेख आलेख का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कक्षा 2 में उस दिन विद्यार्थी अनुपस्थित थे। देखिए बच्चों, ये दंड आलेख आ गया। अभी जैसे मैंने दंड आलेख आपको बताया था कैसे खड़े करके लगाते हैं, ऐसे आपने यहाँ पे भी करना है। ये देखिए वैसी है। ये कह रहा है कि कक्षा 2 में उस दिन विद्यार्थी अनुपस्थित थे। देखिए कक्षा 2 है और आपको पता है ये कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है, मतलब ये विद्यार्थी अनुपस्थित हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कक्षा 2 है। तो कक्षा 2 में कितने अनुपस्थित है, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। बस इतना सिंपल है, आपने इतना करना है। फिर कह रहा है किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो आपको पता है ये कक्षा, देखिए 5 में तो व्यक्ति है नहीं, कक्षा 6 में सर्वाधिक व्यक्ति अनुपस्थित थे, और कक्षा 5 में तो कोई भी व्यक्ति चलिए यहाँ पे तो अनुपस्थित है नहीं, कक्षा 6 में सर्वाधिक व्यक्ति अनुपस्थित थे। तो कक्षा 6 में यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे आप क्लास 6, मतलब कक्षा 6। ठीक है, उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी। पूर्ण उपस्थिति किस दिन थी, ये आपका देखिए, उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, उस दिन मतलब किस दिन। अब आपका ये पूछा होगा कक्षा 2 की, अगर पूछा होगा, नहीं कक्षा 2 का नहीं पूछा है, ये पूछा आपका उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी। अच्छा, ये यहाँ पे पूछा है कि कोई भी अगर कक्षा है तो उस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना दे रहा है, कक्षा 8 दे रहा है। तो कक्षा 8 में 60 टोटल क्या बोलते हैं विद्यार्थी उपस्थित थे। ठीक है, ऐसा आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप 17, 1 4 9 ये 16 25 36, मतलब 1 4 9 16 25 36। आपने देखा होगा इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इस सीक्वेंस में चल रही है। आपको पता है कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर आपका 4 है तो इसका मतलब 2 का वर्ग है, फिर 9 है तो मतलब 9 का 3 का स्क्वायर है, फिर 16 है तो 4 का स्क्वायर है, फिर 25 है तो 5 का स्क्वायर है, फिर 36 है तो 6 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये एक सीक्वेंस में चल रही है संख्या, है ना। तो ये कह रहा है कि अगली 2 संख्याएं लिखिए। तो आपको पता है ये 6 तक हो गया, तो 7 का क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। ठीक है, अब आपको पता है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। आपको स्क्वायर में 35 तक मैंने लर्न करा ही रखे हैं, तो आप इसको अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, 12वीं संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये 8वीं संख्या 8वें नंबर पे आती है। 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 आ रहा है, तो 12वीं संख्या क्या होगी। 12वीं संख्या का मतलब ये हुआ कि आप 12वें नंबर पे 12 संख्या आएगी और इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो क्या आएगा 144 ही तो आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है इस पैटर्न का नियम लिखिए। पैटर्न का नियम मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी संख्या है तो इसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, स्क्वायर। यहाँ पे सब स्क्वायर चल रहा है ना। ठीक, अब ये कह रहा है कि एक आकृति बनाइए जिसमें 3 न्यूनकोण, 1 समकोण, 2 अधिकोण है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर देना कठिन हो जाएगा आपके लिए थोड़ा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कोई भी आकृति बनाता हूं, ये कह रहा है 3 न्यूनकोण। न्यूनकोण का मतलब ये हुआ एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम का हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 न्यूनकोण 1 समकोण, मान लीजिए मैंने कोई आकृति ली, इसको इस तरीके से ऐसे, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। अब आपको 3 न्यूनकोण लेने जो 90 डिग्री से कम के हों, तो आपको पता है अगर कम के भी लोगे तो इसको आप या तो ऐसे लोगे, और फिर आप इसको बनाओगे ना तो आपको बनाना थोड़ा भारी पड़ जाएगा, तो इसको तो अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको मत सॉल्व कीजिए, आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग वाली बात है, ज्यादा समय में ले जाएगा ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है आपका 19, एक फर्श 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर भुजा का वर्गाकार कालीन फर्श पर बिछा दी जाती है। कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल, इसको प्यारे बच्चों अच्छे से समझना और आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए एक फर्श है, फर्श मतलब 5 मीटर लंबा है 4 मीटर चौड़ा है, इसकी लेंथ देखिए, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो आपको पता है जब मैं इसको बनाऊंगा तो सिंपल सी बात है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये 5 तो ये भी 5 होगा। अब ये कह रहा है 3 मीटर भुजा की वर्गाकार कालीन, 3 मीटर भुजा की वर्गाकार का मतलब ये हुआ स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरा 4 का था तो इससे थोड़ा छोटा मान लीजिए आप, तो 3 ऐसी भी आएगा, 3 ऐसी भी आ जाएगा,
3, अब वो ऊपर को थोड़ा पड़ जाएगा, लेकिन आप समझ गए होंगे ये चारों भुजाएं इसके बराबर हैं। तो आपको पता है इसका, आपको पता है भुजा का उसका वर्ग का क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 3 भुजा इसकी कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर निकाल दीजिए तो 9 आएगा। अब आप इसका एरिया निकालेंगे आयत का, तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इसकी 5 है, चौड़ाई 4 है, तो 5 चौको 20। अब प्यारे बच्चों 20 में से आप ये इसका कालीन का स्क्वायर का क्या आया था, क्षेत्रफल 9 आया था, तो 20 में से 9 माइनस कर दिए तो इसका आएगा 11 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चे आशा करता हूं ये पूरा आपको एग्जाम पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं ये आपको पूरा एग्जाम पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।